बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, क्लास सेकेंड ईयर, फिजिक्स। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट, ठीक है। आप फर्ज करें कि ये आपके पास एक लाइट बल्ब है, ठीक है। ये एक लाइट बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास R है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां पे आपके पास बैटरी है, ठीक है। और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट का मेन मकसद क्या है? मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी? एक सोर्स जो है वो हमें मैक्सिमम पावर कब देगा? दिस इज यूर लोड। ये जो कैपिटल R है ये आपका लोड शो करता है। कैपिटल R क्या शो करता है? लोड रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या शो करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक चीज जो है उसको अंडरस्टैंड कर ले कि अगर आपकी जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, आपके पास कोई बैटरी है, आपने उससे जो बिजली ली है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो उतनी कम है कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर है, तो फिर ये जो सोर्स है ये आपको जो पावर देगा वो आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब होगा? इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to load resistance, then the source will transfer या will offer, लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, ठीक है। अगर इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, आपने इसके साथ जो लोड कनेक्ट की है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के बराबर हो, तो फिर इस टाइम पे बैटरी यहां पे जो आपको पावर देगी वो आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन के जरिए लिख लेते हैं कि हम मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए भी ये निकाल सके कि मैक्सिमम पावर जो है वो आपके पास कब होगी। देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये इक्वेशन तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी होगी, जिसमें पावर टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये इक्वेशन मौजूद थी। अब आपको ये भी पता है कि I आपके पास बराबर है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर, आप इसको फर्स्ट कह लें। फर्स्ट को आप किस में पुट कर ले? सेकेंड में। पुट 1 इन 2। जब आप 1 को 2 में पुट कर लेंगे तो P इज इक्वल टू गए I की जगह पे E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू यहां पे क्या लिखे? R लिखें, ठीक है। P इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा E स्क्वायर R डिवाइडेड बाय, ये आपके पास होगा R स्क्वायर प्लस 2RR। अब इसको अंडरस्टैंड कर ले। ये आपके पास बिल्कुल उस तरह है जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अच्छा, तो P इज इक्वल टू E स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 2RR।
अगर मैं ऐसा करूं कि इसके साथ -2r ये इनसे सब्ट्रैक्ट कर लूं और +2r ये इनके साथ क्या कर लूं, ऐड कर लूं, ये दोनों दोबारा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। P इज इक्वल टू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये 2r है, ये भी 2r है, ये क्या हो जाएंगे, ये इधर लेके -2r और ये आपके पास हो जाएंगे 4r। ठीक है। अच्छा, P इज इक्वल टू ई स्क्वेयर डिवाइड बाय, ये तो आपके पास फार्मूला बन गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब इनसे क्या बनेगा, आर स्क्वेयर आर माइनस आर का होल स्क्वेयर। अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 4r। अब यहां पे मैंने एक कंडीशन लिखी है कि मैक्सिमम पावर कब होगी, अगर r किसके बराबर हो, r के, तो ये आपके पास कब होगी, मैक्सिमम पावर आउटपुट ये आपके पास तब होगी ई स्क्वेयर डिवाइड बाय, ये जो स्मॉल आर है इसको कैपिटल आर के बराबर ले ले, आर माइनस आर का स्क्वेयर प्लस 4r। तो आपके पास आ जाएगा P आउटपुट, पावर आउटपुट, ये आर हम नहीं लिख रहे हैं, इसको लिखें ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल 4r स्क्वेयर, ये इनके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो P मैक्सिमम आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4r। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम पावर आउटपुट। एक सोर्स लोड को कब मैक्सिमम पावर देगा, जब लोड की रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो। मैं अगर आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरेटर यहां पे लगाया है, वो जनरेटर हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट कब देगा, अगर उस जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस फर्ज करें आपके पास है 0.2 मिली ओहम या 0.2 ओहम, और बाहर भी मैंने जो सर्किट लगाया है वो जो इनसे एनर्जी ले रहा है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपके पास कितनी है, 0.2 ओहम। तो फिर इस केस में जो सोर्स है वो आपके पास पावर जो सर्किट को देगा वो कितना होगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैक्सिमम पावर ये नहीं दे सकता है। परसों मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस का बताया था कि अगर आपके पास एक बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स है, दोनों टर्मिनल्स के अंदर जो सोल्यूशन पड़ा है, जो ईएमएफ है, बेसिकली जो आपके चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पे लेके जा रहा है, वो खुद भी यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आप तकरीबन 0.2 इनमें से काट ले, 11.8 वोल्ट आपके लिए 0.2 वोल्ट जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से चला जाता है। अगर इतना जो कम रेजिस्टेंस है वो बाहर भी लगा हो तो फिर इस केस में जो आपको बैटरी पावर डिलीवर करेगी दिस विल बी मैक्सिमम पावर आउटपुट। थर्मोकपल या सीबेक का इफेक्ट, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बाद आपके पास ये टॉपिक है। इसमें अगर आप देखें आपके पास है थर्म का मतलब क्या है, हीट। कपल का मतलब क्या है, टू यहां पे बेसिकली क्या है, डिसिमिलर मेटल्स है, डिसिमिलर मेटल्स। तो थर्मोकपल आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो डिसिमिलर मेटल्स आपस में कनेक्टेड है और ये क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल आपके पास है, अब डिवाइस के लिए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट into electrical energy, device which convert heat into electrical energy, और ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स। इसमें दो मेटल्स लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं,
और जिस साइंटिस्ट ने इसको पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था थॉमस सीबेक। थॉमस सीबेक। इसी वजह से हम इसको सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबेक इफेक्ट। और इसने इसको 1821 में क्या किया था? इंट्रोड्यूस करवाया था। थर्मोकपल बेसिकली ईएमएफ का एक सोर्स है। जैसे बैटरी आपको बिजली देती है इस तरह ये भी आपको बिजली देता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये इसका डायग्राम है। देखें, आप ये कंसिडर कर ये वाली साइड आपके पास कॉपर है और ये वाली साइड आपके पास एल्यूमिनियम है। ये इसके दो जंक्शंस हैं। ये इसके क्या है? दो जंक्शंस। और यहां पे आपके पास क्या लगा होता है? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर। देखें, ये वाली जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं हार्ड जंक्शन। ये हार्ड जंक्शन होता है। और ये वाली जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं कोल्ड जंक्शन। आप कंसिडर कर लें कि इसको हमने बर्फ में रखा है और ये वाला जो जंक्शन है इसको हमने आग के ऊपर रखा है। यहां पे हम क्या देते हैं? हीट एनर्जी। तो फिर इस मेटल के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। बहुत सारे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद ये इस डायरेक्शन में आते हैं। तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये हमें क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बहुत सारी एनर्जी को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। जब बहुत सारी एनर्जी को गेन कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो यहां से इस जंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो फिर यहां इस जंक्शन पे वो क्या करते हैं? वो इस तरह क्राउड होते हैं। क्या होते हैं? क्राउड। गैल्वानोमीटर हमें क्या देता है? डिफ्लेक्शन। और यहां पे जो आपको करंट, जो करंट आपको मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पे आपको जो ईएमएफ मिलती है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। और ये जो इफेक्ट है इसको सीबेक इफेक्ट। और जिस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम क्या था? थॉमस सीबेक। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इसका जो डायग्राम है आप उसको भी देख लें। देखें, इस साइड पे हमने लिया है ईएमएफ और इस साइड पे हमने लिया है टेम्परेचर। देखिए, यहां पे हम जैसे ही हीट को इंक्रीज कर लेते हैं तो इसके साथ साथ ईएमएफ भी क्या होती है? इंक्रीज। तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि जहां पे आपकी जो ईएमएफ है वो क्या हो जाती है? वो मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और वो जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल टेम्परेचर। कौन सी टेम्परेचर है? ये न्यूट्रल टेम्परेचर है। न्यूट्रल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे जो आपके पास थर्मोकपल है उसकी ईएमएफ क्या हो जाती है? मैक्सिमम। वो जो टेम्परेचर है उसको आप यहां पे लेके Tn, वो आपके पास कौन सी टेम्परेचर होती है? न्यूट्रल। अब याद रखें, अब इसके बाद मजीद आप कितना भी यहां पे क्या कर ले, टेम्परेचर इंक्रीज कर ले, ईएमएफ कम नहीं होगी। क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बहुत सारे यहां पे चले गए हैं। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे हो जाएगा? हाई पोटेंशियल पे।
ये वाला पॉइंट किस पे हो जाएगा, लूप। अब यहां से करंट जो है वो हिस्सा हिस्सा क्या होगा, कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे और करंट मुकम्मल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो फिर ये जो टेम्परेचर है जिस पे आपकी ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये कौन सी टेम्परेचर है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर है, ऐसी टेम्परेचर कि जिस पे आपका ईएमएफ किस चीज के बराबर हो, जीरो के बराबर हो। एक टेम्परेचर जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम हो, न्यूट्रल। एक टेम्परेचर जिस पे ईएमएफ का हो जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अब इसके बाद अगर हम ऐसा करें कि इस जंक्शन को किस पे लेके जाएं, इसको हम हीट पे रखें और इसको हम क्या रखें, कोल्ड रखें, तो फिर ये जो करंट है ये फिर आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा स्टार्ट होगा। इस तरह फिर एक टाइम आएगा कि आपके पास ईएमएफ फिर क्या होगा, मैक्सिमम, और मजीद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ईएमएफ किस चीज के बराबर हो जाएगा, जीरो। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके पास एक रिवर्स प्रोसेस भी है। ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कोल्ड को हॉट में बदल लें, हॉट जंक्शन को किस में बदल लें, कोल्ड जंक्शन में बदल लें, तो आपका जो ईएमएफ है उसकी सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले अगर यहां से करंट यहां पे जा रही थी, ये हॉट था ये कोल्ड था, फिर वहां से किधर आएगी, इस साइड पे आएगी, फिर वो हॉट हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो थर्मोकपल है ये किस चीज से बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसको आप देख लें। देखें, थर्मोकपल जो है उसकी कंपोजिशन है, ये बना होता है नोबल मेटल से या बेस मेटल से। किससे, या ये बना होता है नोबल मेटल्स या किससे बना होता है, बेस मेटल्स। अब नोबल मेटल्स इसमें कौन से है, इसमें प्लैटिनियम है, इरिडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, रोडियम है। प्लैटिनियम, प्लैटिनियम, इरिडियम, गोल्ड, रोडियम। इसके बाद आपके पास है कॉपर। बेस में आपके पास है कॉपर, आयरन है, निकल है, ठीक है, और जिंक, एक्सेट्रा, ये सारे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो थर्मोकपल है ये आपको मैक्सिमम करंट या ईएमएफ कब दे सकता है, याद रखें जितना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मेटल ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई, एफ, जी, जितना इन मेटल्स के दरमियान गैप ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो आपके पास जो चार्जेस, जो फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी डेंसिटी क्या होगी, इनके दरमियान सिंपल ईएमएफ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल्स है ये जिस चीज से बना है, ये जिस चीज से बना है, इसके दरमियान बहुत सारे और भी मेटल्स आ रहे हैं। अगर ये इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने होंगे, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से इन दोनों के दरमियान अगर हम थर्मोकपल इन दोनों से बनाएं तो ये हमें क्या दे सकता है, मैक्सिमम ईएमएफ दे सकता है इस कंपेयर टू अगर हम इन दोनों को बनाएं, क्योंकि इनके दरमियान जो डेंसिटी ऑफ चार्जेस है वो क्या होती है, बहुत, इनके दरमियान बहुत ज्यादा होती है, उनके दरमियान क्या होती है, कम। इनके दरमियान अगर आप देख लें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, कम। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इससे ईएमएफ भी क्या होगी, कम होगी। ईएमएफ कम होगी तो इससे जो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान जितना मेटल्स जो है उनके दरमियान गैप ज्यादा हो सीरीज में, तो उनको अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू अगर वो आपस में क्या हो, सीरीज में क्लोज हो। ठीक है, इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं सेंसर्स में, ठीक है, इसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं किन चीजों में, सेंसर्स में।
सेंसर्स आपके पास कौन से हैं? जैसे आपके पास है, मैं आपको बताता हूं, ईसी है ना, ईसी, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईसी सेंसिंग करती है, टेम्परेचर को सेंस करती हैं। या आपके पास कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपके पास एक रूम है, उसमें आपने लगाया है कि यहाँ पे आप मुझे बताएं कि टेम्परेचर जो है वो अगर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप सेंस करें। ये किस तरह सेंस करता है? मैंने अभी आपको बताया कि इसमें थर्मोकपल्स में क्या लगे होते हैं, डिसिमिलर मेटल्स लगे होते हैं। इनको अगर थोड़ी सी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हो, क्या स्टार्ट कर लेते हैं, करंट से फिर आपका सायरन बजेगा, सायरन बजेगा तो सीधा आप जिस रूम में आप बैठे हैं आपको डायरेक्टली इनमें पता चलेगा। इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई मटीरियल बना रहा हूँ, नई कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो अगर नई मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है ये मुझे बताएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये इसको सेंस करेगा। क्या करेगा? सेंस करेगा। ठीक है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक का वैल्यू ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा जो है वो आपके पास थर्मोइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ए पेयर। ये थर्मोइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है, ये नेचर ऑफ ए पेयर पे डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किन का पेयर लिया है, आपने कॉपर और एल्यूमिनियम का पेयर लिया है, आपने आयरन और रोडियम का पेयर लिया है, आपने गोल्ड और सिल्वर का पेयर लिया है। ठीक है। याद रखिए टेम्परेचर पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं जितना टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। जितना इनके जो कोफिशिएंट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मतलब क्या है? आपने रोडियम और प्लेटिनियम लिए है, आपने कॉपर और इरिडियम लिया है, आपने निकल और गोल्ड लिया है। जितना इनके कोफिशिएंट्स ज्यादा होंगे, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको लेते हैं, इसमें जो आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं कि आप लेते हो कॉपर और यहां पे फर्ज करें आप लेते हो गोल्ड, तो इनमें थर्मो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा? ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कोएफिशिएंट है अल्फा, अल्फा आपको क्या देता है? अल्फा एंड बीटा ये आपके पास थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये आपके पास आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि फॉर एग्जांपल कॉपर जो है वो अगर उसको हम हार्ड जंक्शन पे रख ले तो यहां से कितने चार्जेस वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर हम यहां पे एल्यूमिनियम को रख लेंगे तो इससे यहां पे रिवर्स में कितने ट्रांसफर हो सकते हैं, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें इनकी जो थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है अल्फा और बीटा बताएंगे। इसके बाद फिर आपके पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ ए मेटल फॉर्मिंग थर्मोकपल, ये चीजें मैंने डिस्कस की है। थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीवोल्ट पर एवरी डिग्री। थर्मो ईएमएफ जो है ये मिली वोल्ट में आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है कि आप समझेंगे कि इससे मैं बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है। बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमने किरचॉफ लॉस को डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि हम किरचॉफ लॉस जो है उनको क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले आप समझ ले सर्किट को। व्हाट इज सर्किट? सर्किट आपके पास क्या है? देखिए, सर्किट आपके पास वो रास्ता है, वो पाथ है जिससे करंट गुजरती है। ये आपके पास क्या है? पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, वो रास्ता जिससे करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट। अब सर्किट जो है वो बुनियादी तौर पर दो है। एक आपके पास है सिंपल सर्किट्स, एक आपके पास है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। देखिए, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिटी है, उनके लिए सिर्फ एक ही रोड जा रहा है, और कोई भी नया बंदा जो है अगर आप उसको रास्ता बताओ तो वो इस सिटी डायरेक्टली पहुंच सकता है। अब मैं आपको
एक और सिटी लेके जाना चाहता हूं। उस सिटी से पहले यहां पे एक जंक्शन आ रहा है जिसमें तकरीबन 4 रोड जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें यहां पे कोई सिटी है, यहां पे अब नया बंदा जो है उसको मैंने इस सिटी तक पहुंचाना है, तो यहां तक मैंने इसको लेके आना है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। अब मैं इस बंदे को कहता हूं कि आपने सबसे पहले इस जंक्शन पे जाना है, फिर जंक्शन पे आपने आगे स्ट्रेट जाना है, फिर आगे एक जंक्शन आएगा, फिर उससे आगे एक जंक्शन आएगा, फिर आपने लेफ्ट पे आना है। तो ये चीज थोड़ी मुश्किल है। अब अगर आपके पास सिंपल सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ सोर्स है, तो उसके लिए तो आप सिंपल किसका इस्तेमाल करें? ओहम लॉ का। किसका? ओहम लॉ का, जिसमें क्या हो, 1 ईएमएफ सोर्स। ठीक है, एक ही सोर्स है, एक बैटरी लगी है, एक सिंपल सर्किट है, एक बल्ब है, इसमें एक पंखा लगा है, इस तरह ये सिंपल सर्किट है। अगर आपके पास ईएमएफ सोर्सेज मोर देन 1, एक से ज्यादा है, तो फिर ये जो सर्किट है ये आपके पास सिंपल सर्किट नहीं है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। मेरी बात समझ में आ रही है? एक सर्किट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंपल सर्किट है तो हमला का इस्तेमाल करें। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें मोर देन 1 ईएमएफ सोर्सेज है, जिसमें आपके पास जो वहां पे रेजिस्टर्स लगे हैं, वहां पे जनरेटर भी लगा है, एसी बिजली भी है, डीसी बिजली भी है, सोलर की बिजली भी है, मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की सर्किटिंग हुई है, तो इसमें आप ओहम लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें आप जो लॉज इस्तेमाल करेंगे दे आर किरचॉफ लॉज। फिर किरचॉफ के 2 लॉज हैं, एक आपको के पास है केसीएल और दूसरा आपके पास है केवीएल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है केसीएल को। किसको? केसीएल। केसीएल आपके पास क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ आपके पास साइंटिस्ट है, उसने करंट के लिए एक लॉ निकाला था एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे पास एक जंक्शन है। जंक्शन आपके पास वो पॉइंट है जिसमें करंट एंटर भी हो सकता है और करंट उससे लीव भी हो सकता है। मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ पाथ से करंट आ भी सकता है और मुख्तलिफ पाथ से करंट जा भी सकता है। ये आपके पास एक रेजिस्टर है। जैसे मैंने ऊपर मिसाल में आपको एक चौक का बताया था कि आपके पास एक चौक है जिससे 4 रास्ते जाते हैं, तो ये जो चौक है ये आपके पास बेसिकली जंक्शन है जिसमें गाड़ियां एंटर भी करती है और गाड़ियां वहां से लीव भी करती है। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले। ये जो पॉइंट है जहां पे करंट आपस में मिलते हैं, ये आपके पास जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। किरचॉफ करंट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन रूल या नोडल रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉ हमें ये कहती है कि अगर इस जंक्शन में आपके पास I1 और I2 करंट एंटर कर रहे हैं, यहां से I3 और I4 करंट लीव कर रहे हैं, तो अगर जितना करंट यहां पे एंटर हो रहा है उतना ही करंट यहां से लीव हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस जंक्शन के ऊपर करंट का जो सम है वो किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। The algebraic sum of all current meeting at a junction will be equal to 0. ये लॉ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं आपको अभी समझाता हूं।
जंक्शन जो है वो किरचॉफ लॉ को तभी फॉलो करेगा जब जंक्शन जो है उसमें ना सोर्स होगा ना सिंक। इफ देयर इज नो सोर्स आर सिंक, सोर्स जो है उसका मतलब यह है कि इस जंक्शन में कोई भी पॉजिटिव मौजूद ना हो। सिंक जो है उसका मतलब यह है कि जंक्शन में कोई नेगेटिव मौजूद ना हो। ये तो आपके पास जंक्शन है, इसमें तो करंट एंटर भी हो रहा है, ऐसे तो करंट लीव भी कर रहा है। अगर इस जंक्शन में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, यहां से मैं इसमें 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा हूं, यहां से भी 2 एम्पियर एंटर कर रहा हूं, यहां से 2 लीव कर रहा है, यहां से फॉर एग्जांपल 2 लीव कर रहा है। तो अब इसकी कुछ कन्वेंशंस है। क्या है कन्वेंशन? मैं पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेता हूं। इसकी जो डिफिनीशन है वो आपके पास क्या है? इसकी डिफिनीशन आपके पास है कि द algebraic sum of all current meeting at a junction will be 0। आपके पास एक जंक्शन है, यहां पे मैंने वर्ड लिखा है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब यह है कि इसमें हम साइन इस्तेमाल करेंगे। देखिए अलजेब्रिक का वर्ड जो है वो बेसिकली यहां पे इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? कि अगर करंट आपके पास एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर करंट लीव कर रहा है तो वो आपके पास नेगेटिव होगा। ये अलजेब्रिक टर्म हमें साइन बताती है। तो अभी हम लिख लेते हैं यहां पे 2 करंट एंटर हो रहे हैं, I1 प्लस I2, और 2 आपके पास लीव कर रहे हैं I3 प्लस I4। इनको हमने पॉजिटिव लिया है I1 प्लस I2, और ये माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लें, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कौन सी लॉ है? किरचॉफ करंट लॉ। कि अगर आपके पास कोई जंक्शन है, मैं आपको एक और मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये आपके पास एक चौक है, इसमें एक सुजुकी यहां से एंटर कर गई, एक गाड़ी यहां से एंटर कर गई, 2 एंटर कर गई, दोनों अलग अलग रास्ते से लीव कर गई। आप मुझे बताएं जंक्शन पे कितनी गाड़ियां हैं? कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये जो आपके पास जंक्शन है, हाँ एक चीज आप अंडरस्टैंड कर ले। अब अगर इस जंक्शन में पहले से पॉजिटिव मौजूद है तो एंटर यहां पे कौन कर रहा है? करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव। मैं आपको कहता हूं कि फर्ज करे ये 2 कूलम चार्ज यहां पे एंटर कर रहा है, 2 कूलम चार्ज यहां पे एंटर कर रहा है, तो यहां से आई एंटरिंग जो है इस वक्त ग्रेटर होगा आई लीविंग से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक 2 कूलम का चार्ज पहले से मौजूद है। अगर यहां पे मैं नेगेटिव रख लूं तो याद रखिए इस केस में फिर आई लीविंग ग्रेटर होगा किससे? आई एंटरिंग से। सॉरी, इस केस में ये जो पहला केस है इसमें एंटर ये गलत है, उल्टा है। पहले केस में लीविंग ज्यादा है, एंटरिंग कम है। दूसरे केस में एंटरिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है लेकिन लीविंग क्या है? कम है। मैं अभी समझाता हूं। 2 कूलम मैंने एंटर किए हैं। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव की बात कर लूं कि एक कूलम पहले से मौजूद है, पॉजिटिव में है, प्लस 2 कूलम है, तो लीव वहां पे 6 करेगा। तो एंटरिंग क्या है? 4 है, लीव क्या कौन कर रहा है? 6। अभी मैंने यहां पे -2 कूलम रखा है, तो एंटरिंग तो 4 कर रहा है, -2 के साथ कैंसिल, लीव कितने कर रहे हैं? 2 कूलम। अगर जंक्शन पे सिंक है, नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इस केस में लीविंग कम होगा, एंटरिंग क्या होगा? ज्यादा। अगर जंक्शन पे पॉजिटिव है तो एंटरिंग
कम होगा, लीविंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, KCL के बाद आपके पास है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है इसको लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप रूल। लूप रूल जो है वो किसको कहते हैं? लूप रूल जो है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। अगर आपके पास कोई इस तरह की सर्किटिंग है कि जो कि क्लोज पाथ है, उसमें EMF सोर्स भी है, उसमें रेजिस्टर्स भी लगे। मैं आपको एक सिंपल जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपके पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पे आपके पास एक EMF सोर्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास रेजिस्टर है, ये आपके पास एक लूप है। लूप क्या है? आप कंसिडर कर ले कि एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज पाथ है। ठीक है, पहले में हमने जंक्शन को पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लूप पढ़ेंगे। अगर आप लूप की डिफिनीशन जो है वो सीखना चाहते हैं तो लूप की डिफिनीशन है द नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट फॉर्म अ क्लोज सर्किट। ये आपके पास क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, वोल्टेज लॉ जो है ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली वाली जो लॉ थी वो हमें किसके बारे में बताती थी? वो जंक्शन रूल था, चार्ज के बारे में था। इसमें आपके पास लूप रूल है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है तो उसमें जितना EMF है उतना ही वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, जितना EMF है उतना आपके पास क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इससे मकसद क्या है? आपके पास इसका मतलब है, देखें, द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all electromotive forces and voltage drop across a resistor is equal to 0। लेकिन सर्किट आपके पास क्या होना चाहिए? क्लोज। इन enclosed electrical circuit means आपके पास क्या है? लूप है। enclosed इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, enclosed इलेक्ट्रिकल सर्किट, द algebraic sum of all EMF and voltage drops across resistors is equal to 0 in a closed electrical circuit or loop। अगर आपके पास एक सर्किट है या एक लूप है जो कि क्लोज है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF, उसमें कितनी EMF है, एंड ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस विल बी इक्वल टू 0, कि समेशन डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, एक क्लोज सर्किट है, उसमें जितना EMF है वहां पे उतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वहां पे जो नेट आप सम लेंगे वोल्टेज का वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा? 0। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो एक चीज का जिक्र जो है वो बड़ा क्लियर है, अलजेब्रिक सम। तो इस लॉ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड करने हैं? फाइंड लूप्स, कि कितने यहां पे लूप्स हैं। फिर सेकेंड नंबर पे
फिर आपने फाइंड करने हैं ईएमएफ सोर्सेस, फिर आपने फाइंड करने हैं वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है। फिर आपने फाइंड करने हैं कि आप हाई पोटेंशियल से किस पे जा रहे हैं, लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो याद रखिए इस केस में आप नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो इस केस में आप पॉजिटिव का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर आप इस लूप को सॉल्व करना चाहते हैं, इस लूप में से वोल्टेज निकालना चाहते हैं, करंट निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बुक में एक सिंपल जो है वो आपके पास एक लूप दिखाई गई है। ईएमएफ सोर्स मैंने लगा दिया है, फिर आपके पास है रेजिस्टर R1, फिर आपके पास ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। सीरीज में हमने इसको लगाया है। किस में लगाया है? सीरीज में। ये ईएमएफ सोर्स है E1, ईएमएफ सोर्स है E2। ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर आपके पास R2। ये नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव। अब अगर इसमें एक ही लूप है तो हम इस तरह भी आ सकते हैं, हम उस तरह भी आ सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम किस साइड से आना चाहते हैं। मैं E1 से स्टार्ट कर लेता हूं, फिर E2 की तरफ जाता हूं। तो यहां पे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव किस पोटेंशियल पे है? लो पोटेंशियल पे। तो ये आपके पास E1 है, मैं मतलब लो पोटेंशियल से कहां पे जा रहा हूं? हाई पोटेंशियल पे। तो इस केस में ये मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव। फिर मैं आता हूं R1, तो इसमें करंट आपके पास क्या है? I। तो ये आपके पास हो गया -IR1। सीरीज में है तो करंट क्या होगी? सेम होगी, मतलब करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। 1I2 मैं नहीं लूंगा, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप जहां पे भी होगा, जहां पे मतलब वोल्टेज इस्तेमाल होगा, उसको मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। वोल्टेज ड्रॉप को मैं हमेशा क्या लूंगा? नेगेटिव। ईएमएफ के लिए मैंने रूल बता दिया, हाई पोटेंशियल से लो, फिर हाई पोटेंशियल से लो पे नेगेटिव, और हाई पोटेंशियल से अगर आप लो पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से अगर आप हाई पे जा रहे हो तो फिर आपके पास क्या है? नहीं, ठीक लिखा है, हाई से लो पे नेगेटिव, लो पोटेंशियल से हाई पे। यहां पे मैं लो से किधर जा रहा हूं? हाई पे। तो ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव। लो से हाई पे तो पॉजिटिव, हाई से लो पे तो आपके पास क्या है? नेगेटिव, ठीक है। E1 -IR1। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, E2 के ऊपर। E2 में मैं हाई पोटेंशियल से कहां पे जा रहा हूं? लो पोटेंशियल पे। तो मैं क्या लूंगा? नेगेटिव। फिर यहां पे मैं आता हूं -IR2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, ये दोनों आपके पास क्या है? ईएमएफ है। तो E1 -E2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऊपर लेके जाओ उस साइड पे, IR1 प्लस IR2। तो ये आपके पास क्या है? ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ। और ये आपके पास क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। के मतलब एक सर्किट जो है उसमें जितना ईएमएफ वहां पे कोई सोर्स लगा है, अगर उतना ही वहां पे वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। तो अलजेब्रिक सम इसका किस चीज के बराबर होगा? 0। नेट यहां पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा? 0 के। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सम ऑफ ईएमएफ विल बी इक्वल टू सम ऑफ IR वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, KVL के बाद आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज और लेबोरेटरी नेम जो है वो इसका है स्लाइड वायर ब्रिज। लेबोरेटरी नेम इसका क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिवाइस
used to find unknown resistance, डिवाइस यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, वो डिवाइस जिसके जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वो आपके पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें देखिए आपके पास टोटल 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं, टोटल आपके पास होते हैं 4 रेजिस्टर्स। इसमें 2 आपके पास नोन होते हैं, 2 रेजिस्टर्स नोन होते हैं, 1 आपके पास वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है, और एक आपके पास क्या होता है, अननोन, जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी होती है। एक आपके पास लगा होता है सेंसिटिव गिलवानोमीटर, सेंसिटिव गिलवानोमीटर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। 4 इसमें रेजिस्टर्स लगे होते हैं, एक आपके पास होता है, 2 नोन होते हैं, एक आपके पास वेरिएबल, एक अननोन, और एक आपके पास क्या होता है, सेंसिटिव गिलवानोमीटर। ये काम किस पे करता है, ये बैलेंस्ड कंडीशन पे, नल कंडीशन पे, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है नल कंडीशन। आपके पास क्या है, नल कंडीशन, ये नल कंडीशन पे काम करता है। नल कंडीशन क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझ ले। नल कंडीशन आपके पास क्या है कि गिलवानोमीटर आपके पास क्या दे दे, 0 डिफ्लेक्शन दे दे। ये बिल्कुल इस तरह होता है। अब इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे आपके पास लगा होता है गिलवानोमीटर जी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये रजिस्टर है R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। फर्स्ट करें, या आप इसको कह ले R3, इसको कह ले R4, इसमें x लिख दें। ये हमने अननोन रजिस्टर है, फाइंड करना है। दिस इज, ये एक ब्रिज है, गिलवानोमीटर जो है, यहां से करंट आता है I, यहां पे फिर 2 रास्ते इनके पास होते हैं, यहां पे I1 है, I1, और यहां पे आपके पास क्या आता है, I2, यहां पर भी क्या आता है, I2। ये चूंकि सीरीज में है दोनों, अगर हमने इसको बैलेंस करना है, दिस इज अननोन रजिस्टर, सॉरी वेरिएबल रजिस्टर, इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो रजिस्टर है, अब इसको देख लें, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मैं ऐसा करूं कि VA को बराबर कर लूं VB के, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, इसको मैं किस तरह एडजस्ट करूंगा, ये वाला जो रजिस्टर है इसकी में की लगी होती है, इसको मैं मूव करूंगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये रजिस्टर, ये दोनों, इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम। तो सीरीज में है, दोनों में करंट क्या होगी, सेम। मतलब ये एडजस्ट, इसके जरिए मैं सारी एडजस्टमेंट करता हूं। यहां से करंट आता है फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर, यहां पे मुझे पता नहीं है कि कितने एम्पियर का है, मैं इस रजिस्टर को मूव करूंगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी, फिर इनमें से जो करंट पास होगा वो भी क्या होगा, सेम। मैंने उस टाइम तक इसको मूव करना है जब तक मुझे गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन क्या दे दे, 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में करंट क्या हो गई, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज के बराबर है, 0 के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर है तो गिलवानोमीटर हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वहां पे कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक प्रिंसिपल फार्मूला है, वो प्रिंसिपल फार्मूला आपके पास है R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय RX।
अब इसको उल्टा कर ले, Rx डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले, Rx इज इक्वल टू के R3 डिवाइडेड बाय R1 ज़रबे R2। इस फार्मूले के जरिए आप अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को देखें, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें पहला वर्ड है पोटेंशियो। पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल। इसके बाद आपके पास है मीटर। मीटर का मतलब है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल, ठीक है। और मेजरिंग का मीटर का मतलब क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। इसका काम है बेसिकली ईएमएफ को फाइंड करना, मतलब वोल्टेज को मेजर करना। इसका क्या काम है? पोटेंशियोमीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज स्लैश या फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज या अननोन रेजिस्टेंस को क्या करता है, फाइंड कर। दो काम करता है, एक ये वोल्टेज जो है उसको मेजर कर सकता है, दूसरा अननोन रेजिस्टेंस को क्या करता है, फाइंड करता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक बैटरी है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, अच्छा, एक तो ये वोल्टेज को मेजर करता है, एक आप रेजिस्टेंस को। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर वोल्टेज को तो ऑलरेडी वोल्टमीटर भी मेजर कर सकता है। देखें, वोल्टेज को वोल्ट मीटर मेजर करता है, ठीक है। और इसके अलावा वोल्टेज जो है उसको CRO भी मेजर कर सकता है, CRO, ठीक है। दो ऑलरेडी हमारे पास डिवाइसेस है जो कि वोल्टेज को मेजर करते हैं, फिर हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वोल्टमीटर जो है उसमें पहला ये चीप है, मतलब सस्ते में मिल जाता है। सेकेंड नंबर पे ये आपको लेस एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है, लेस एक्यूरेट डेटा। अब इसको हम क्यों यूज करते हैं, हम इसकी तरफ आएंगे। ये चीप है, पैसों में कम मिलेगा, लेस एक्यूरेट डेटा देता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी कम है और इजी टू यूज है, हर बंदा इसको यूज कर सकता है, इजी टू यूज। अब CRO है, ये एक तो ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, दूसरा ये एक्यूरेट है, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है कि इसको आप इजी टू यूज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉट इजी टू यूज। आप लोग इसको शायद जानती भी ना हो, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं और इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में क्या क्या फीचर्स है देखें। इसका पहला फीचर है, ये आपके पास एक तो चीप है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा आपके पास इजी टू यूज, आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपके पास एक्यूरेट है। अब हम ऐसे डिवाइस को क्यों इस्तेमाल ना करें जो आपके पास चीप भी हो, इजी टू यूज भी हो, एक्यूरेट हो। इसी वजह से हम इन दोनों के ऊपर इसको प्रेफरेंस देते हैं और इसके अलावा ये अननोन ईएमएफ को भी
फाइंड कर सकता है। अगर हम इसके साथ कोई दूसरी बैटरी भी लगा दे तो हम इजीली इसके जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर देख लें। चीप है, इजी टू यूज है, एक्यूरेट भी है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल देखें, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन या नल कंडीशन। वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन, ये बैलेंसिंग कंडीशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, अच्छा बैलेंसिंग कंडीशन क्या था? जिसमें गिलवालोमीटर हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन देता था। ठीक है, अब इसका डायग्राम है, अब इसके डायग्राम को देख लें। ये बिल्कुल इस तरह होता है। देखिए, इसमें आपके पास एक लंबा कंडक्टर होता है। ठीक है, ये एक लंबा कंडक्टर है। इस कंडक्टर के साथ हमने एक सोर्स कनेक्ट किया होता है, VS, एक बैटरी हमने कनेक्ट की होती है। हमने इसको पहले से करंट दिया होता है। इसके बाद यहां पे हमारे पास एक EMF सोर्स होता है, यहां एक और EMF सोर्स होता है। ठीक है, और इसमें लगा होती है एक जॉकी, इसको हम कहते हैं जॉकी। ये आपके पास EMF सोर्स है E1, ये आपके पास EMF सोर्स है E2, ये आपके पास जो सोर्स है जिससे मैंने इसको बिजली दी है। ये पॉइंट आप कंसिडर कर ले A है, ये पॉइंट आपके पास B है। इसमें एनी टाइम हम सिर्फ एक का सोर्स जो है उसको कनेक्ट करते हैं जिसकी हमने EMF फाइंड करनी होती है, बाकी को हम कनेक्ट नहीं करते हैं। अब दोनों के स्विचेस ओपन है। यहां पे हमने एक गिलवालोमीटर भी लगाया होता है जी, जो हमें डिफ्लेक्शन देता है। अब यहां पे आपके पास इस तरह रीडिंग होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह रीडिंग होती है। ठीक है, अब अगर मैंने EMF सोर्स E1 जो है उसको मैंने फाइंड करना है कि इसमें कितना EMF है, तो एक तो आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि इसकी जो मुकम्मल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास टोटल लेंथ है L, और एक आपके पास जो लेंथ है वो इस जॉकी की है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और आपने ये वाला इक्वेशन भी पढ़ा होगा V इज इक्वल टू के IR। ठीक है, V इज इक्वल टू के IR। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर करंट को मैं क्या रख लूं, कांस्टेंट रख लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख लें। ओ हमला में अगर आप करंट को क्या रख लें, कांस्टेंट रख लें। देखिए, इक्वेशन आपके पास एग्जैक्टली है कि अगर आप करंट को कांस्टेंट लगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितना मैं इस जॉकी को उधर लेके जाऊंगा लेंथ इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये यहां पे ज्यादा वोल्टेज को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई कि मैं जॉकी को 12 पे लेके गया, तो ये जो VS है और ये V1 है, मतलब EMF सोर्स E1 है। अगर VS बराबर हो गया V1 के, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो होगा, तो गिलवालोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्या डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। अगर जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो इसका मतलब यह है कि जॉकी आपने जहां पे रखी है वहां पे आप देख लें कि कितना आपके पास वोल्टेज है। दिस इज एग्जैक्टली
द वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, आप इस की को मूव कर रहे हो ना, तो आपने तो ये वाला ईएमएफ सोर्स यहां पे कनेक्ट किया है। अब अगर ऊपर से जो आपके पास वोल्टेज आ रही है वो 16 तक है, आपकी जो की 12 पर जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ऊपर से भी 12 वोल्ट आ रहा था। अगर बैटरी में 12 वोल्ट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन स्टॉप करेगा। जहां पे की है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल ईएमएफ है इस सोर्स का। ठीक है, अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल इक्वेशन है, और प्रिंसिपल इक्वेशन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास R भी है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो इसका मतलब यह है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतनी आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब अगर मैं अलग अलग निकालूं तो E1 इज इक्वल टू L1, E2 इज इक्वल टू L2, दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर ली। E1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये आपके पास क्या आ गया इक्वेशन। अब अगर आप E2 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, E1 निकालना चाहते हो तो E1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 ज़रबे E2। आपके पास ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? पोटेंशियोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को भी फाइंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या करता है, मालूम करता है। ये आपके पास चीप है, एक्यूरेट है, और इसके अलावा इजी टू यूज है, आम बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुकाबले में वोल्टमीटर और सीआरओ है, दोनों आपके पास वोल्टेज मेजर करते हैं, लेकिन सीआरओ आपके पास एक तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरा उसको इजी टू ऑपरेट नहीं है। वोल्टमीटर आपके पास इजी टू ऑपरेट भी है, चीप भी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम है। इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, चीप भी है, और इसके अलावा इसको इजी टू यूज है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सेटअप है, आपके पास एक सोर्स होता है, उसके साथ आपने एक कंडक्टर कनेक्ट किया होता है, नीचे आपके पास दो ईएमएफ सोर्सेज होते हैं, एक जॉकी और एक गैल्वेनोमीटर। जब आप इसको मूव करोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ऊपर का पोटेंशियल अगर नीचे के पोटेंशियल के बराबर आ गया तो इस केस में आपके पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब यह है कि ईएमएफ का जो सोर्स यहाँ पे लगा है उसकी पोटेंशियल यहाँ पे इतनी है। ठीक है, अब इसमें तीन केसेस हैं, बेसिकली हम तीन केसेस में पढ़ते हैं। इसमें पहला केस है कि इफ E इज इक्वल टू V, इफ E इज इक्वल टू V, तो फिर ये कौन सी कंडीशन है, नल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, नल कंडीशन। अब इसको अंडरस्टैंड कर ले, ये आपके पास ईएमएफ सोर्स है E, ये आपके पास है वोल्टेज V। अगर E आपके पास V के बराबर है तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, नल कंडीशन है। मतलब जितना आपके पास नीचे बैटरी है ईएमएफ उसका है, अगर ऊपर जो वोल्टेज है वो भी इसके बराबर हो तो इसका मतलब ये नल कंडीशन है। इस केस में आपके पास कोई करंट गैल्वेनोमीटर के ऊपर से पास नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, अब सेकंड केस है, अगर आपके पास E जो है वो ग्रेटर हो किससे, V से, मतलब नीचे आपने जो बैटरी कनेक्ट की है उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा ग्रेटर है, वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे, सोर्स से, तो नल कंडीशन विल नॉट लाई ऑन द वायर। इसमें कोई ये वाला कंडीशन आएगा भी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको कहता हूं कि यहां पे 16 वोल्ट की सोर्स मैंने लगाई है, नीचे बैटरी खुद 20 वोल्ट की है, तो कभी भी इस पे नल कंडीशन नहीं आ सकता है। अब थर्ड नंबर पे, अगर ईएमएफ जो है वो लेस है किससे, V से, तो नल कंडीशन विल लाई ऑन वायर, तो नल कंडीशन जो है वो वायर के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब मैं आपको कहता हूं कि नीचे वाला ईएमएफ कम है, ऊपर वाला सोर्स ज्यादा है, तो इस वायर में कहीं पर जो है वो लाई करेगा नल कंडीशन। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन है कि ये स्मॉलर ईएमएफ 2 वोल्ट तक और लार्जर ईएमएफ 250 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, 2 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल,
दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकता है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस को भी मेजर कर सकता है। मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को भी मेजर कर सकता है। और इसके अलावा कोलैबोरेशन ऑफ ए मीटर एंड ये छोड़े बस, ठीक है, बस सिंपल ये कह लें। बाकी के आपके पास ये अननोन ईएमएफ को भी फाइंड कर सकता है, वोल्टेज को मेजर भी कर सकता है, करंट को भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। दो ईएमएफ सेल्स जो है उनकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं, 2 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, ठीक है।